नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में, जो कि विश्व के भूगोल से संबंधित है। और आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। इससे पहले हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी से यानी विश्व के भूगोल से अक्षांश देशांतर, ब्रह्मांड, सौर मंडल, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा तथा ज्वार भाटा चैप्टर को पढ़ लिया है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यह है पृथ्वी की गतियां। अगर आप किसी भी जीके जीएस से संबंधित एग्जाम में बैठने वाले हैं तो यह चैप्टर जो है, यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गति की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी की गति जो है यह दो प्रकार की होती है। एक है घूर्णन गति और दूसरा है परिक्रमण गति। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। पहला है घूर्णन गति और दूसरा है परिक्रमण गति। हम इन दोनों गतियों के बारे में बारी बारी से अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी जो है यह गोलाकार आकृति की है, और इसके दिशाओं की बात कर लेते हैं तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और यह जो हमारी पृथ्वी है यह वेस्ट से ईस्ट की दिशा में घूमती है, और इसमें दो प्रकार की रेखाओं को दर्शाया जाता है, जिसमें कि जो नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, और जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर चैप्टर में पढ़ लिया है। जो नॉर्थ से साउथ की ओर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा चलती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं, और जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इन रेखाओं के बारे में हम लोगों ने जाना था कि देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी जगह का या फिर किसी भी क्षेत्र का जो है समय का पता कर सकते हैं, और अक्षांश के माध्यम से हम किसी भी स्थान के ऋतु परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज हम अक्षांश रेखाओं से संबंधित ही बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं घूर्णन गति की। यह घूर्णन गति क्या है? तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। एक तो वह अपने अक्ष पर घूमती है। मान लेते हैं यह हमारी पृथ्वी है, और यह जो है अपने अक्ष पर जो है घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ। इस प्रकार से जो अपने अक्ष पर घूमती है इसे हम कहते हैं घूर्णन गति। और एक दूसरा है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मान लेते हैं यह सूर्य है और इसके चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, इस प्रकार से इसे हम कहते हैं परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमे उसे हम घूर्णन गति कहते हैं, और जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम परिक्रमण गति कहेंगे। तो इनमें से पहले हम बात करेंगे घूर्णन गति की। और घूर्णन गति जो है यह 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। यानी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है यह एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। इसे हम 24 घंटे के भी रूप में पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि 24 घंटे का दिन और रात होता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल टाइम होता है वह होता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। इसे हम लगभग 24 घंटे भी मान सकते हैं। और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। इस कारण से जो है इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है, इस कारण से हम इसे क्या बोलते हैं? तो दैनिक गति भी कहते हैं। तथा यह जो पृथ्वी है इसकी जो घूर्णन गति है वह इनके अपने अक्ष पर ही इस प्रकार से घूमती है, इसलिए जो है इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति जो है यह घूर्णन गति को कहा जाता है, और परिक्रमण गति यह अलग है, जिसमें कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यह एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि घूर्णन गति को और किस नाम से जानते हैं? तो वह दैनिक गति या परिभ्रमण गति के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो है यह क्या दर्शाती है? तो यह जो है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति को दर्शाती है, और इसके कारण क्या होते हैं? तो दिन और रात होते हैं, जिसे कि हम दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही जो है दिन और रात भी होती है। इसके अलावा बात करें, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, और आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि यह हमारी पृथ्वी है और इसका जो अक्ष होगा वह क्या होना चाहिए, तो इस प्रकार से इसका अक्ष होना चाहिए। लेकिन हमारी पृथ्वी का अगर अक्ष इस प्रकार से होता तो क्या होता वह हम देख लेते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली रोशनी जो है वह पृथ्वी पर जो है बराबर रूप में पहुंचती और जो यह पृथ्वी का आधा भाग होता यहाँ पर 12 घंटे का दिन और यह आधा भाग जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता यहाँ पर 12 घंटे का रात होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर जगह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात देखने को नहीं मिलता है। इसका जो मुख्य कारण है वह है पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर झुकाव जो कि 23.5 डिग्री का है, वह किस प्रकार से है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पृथ्वी जो है यह जो हम अक्ष देख रहे हैं, अगर ऐसा रहता पृथ्वी का अक्ष तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो किस प्रकार से पृथ्वी का झुकाव है वो हम देखते हैं। अब हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव जो है क्या है और इसे हम कैसे समझेंगे। तो मान लेते हैं कि यह अगर पृथ्वी का अक्ष होता, अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती और यह इसका अक्ष होता और यह जो है विषुवत रेखा सीधा होता, यह विषुवत रेखा जिसे हम 0 डिग्री मानते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा, यह इस प्रकार से अगर हो तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी का झुकाव जो है यह 23.5 डिग्री का है और यहाँ पर जो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव होना चाहिए था वो यहाँ पर आ जाता है, यह हो जाता है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और यह हो जाता है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। अब जो विषुवत रेखा यह सीधी रेखा को होना चाहिए था, लेकिन अब इस प्रकार से नहीं होकर विषुवत रेखा जो है वह इस प्रकार से हो जाता है। और विषुवत रेखा के इस प्रकार से जो कि 0 डिग्री पर है, तो विषुवत रेखा के इस प्रकार से होने के कारण जो है जो शेष रेखा है, आगे की रेखा जो है वह भी इसी प्रकार से तिरछी होगी, जिसे हम बात करते हैं कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा इस प्रकार से। इसके अलावा अगर हम बात करें 66.5 डिग्री रेखा को, जिसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं, तो यह जो है इस बीच वाले क्षेत्र से जो है इधर आ जाएगा, यानी कि झुकाव के कारण जो है यह पूरी तरह से प्रकाश में आ जाएगा। तो अगर सूर्य की रोशनी जो है यह विषुवत रेखा पर पड़ेगी तो इससे क्या होगा, यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा विषुवत रेखा पर। जो यहाँ पर चूंकि यहाँ देख रहे हैं इस क्षेत्र में जो है अंधेरा ही रहेगा और इधर प्रकाश ही रहेगा, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा। लेकिन अगर हम बात करें 23.5 डिग्री की, यह रेखा हम देख सकते हैं कि इधर जो है 23.5 डिग्री रेखा बहुत कम अंधकार में बचता है और प्रकाश में बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ पर क्या होगा, तो दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। और अगर हम बात करें अगला 66.5 डिग्री जो कि आर्कटिक रेखा है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो यह पूरी तरह से हम देख सकते हैं यह जो है पृथ्वी के बीच की जो अक्ष होना चाहिए था उसके पार है, यानी पूरी तरह से प्रकाश में है। और इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ 24 घंटे का दिन होगा, यहाँ पर 24 घंटे का दिन होगा। इसी प्रकार से अगर हम नीचे बात करें तो नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा की बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 23.5 डिग्री मकर रेखा जो है चूंकि है यहाँ पर, लेकिन इसको होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर रातें लंबी होगी, यहाँ पर रातें लंबी होगी और दिन यहाँ पर छोटा होगा। इसके अलावा अगर हम दक्षिणी ध्रुव की 66.5 डिग्री की बात करेंगे, यहाँ दक्षिण ध्रुव की हम 66.5 डिग्री की बात करते हैं, तो वह जो है पूरी तरह से अंधकार में हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, तो 24 घंटे का रात होगा, यानी यहाँ पर 24 घंटे का दिन और यहाँ पर 24 घंटे का रात। यह जो है पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। जैसा कि आप जानते होंगे नॉर्वे एक देश है और यह देश प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, यहाँ पर 6 महीने 24 घंटे का दिन और 6 महीने 24 घंटे का रात होता है। इसके अलावा अन्य भी देश है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यह कारण है पृथ्वी का झुकाव, जिसके कारण जो है कहीं पर दिन लंबी कहीं पर दिन छोटी होती है और यहाँ पर जो है किसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है 24 घंटे का दिन है और किसी क्षेत्र में 24 घंटे का रात है। यह पृथ्वी के झुकाव के कारण देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं पवनों और समुद्री धाराओं में विक्षेपण।
पवन की दिशा और समुद्री दिशा में हवा में जो विक्षेपण देने को मिलता है, इसका भी कारण क्या है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति। पूछा जाता है सवाल एग्जाम में कि पवनों और समुद्री धाराओं के विक्षेपण में किसका योगदान होता है, किस गति का काम होता है? तो वो है घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। आगे है दैनिक ज्वार भाटा। ज्वार भाटा इससे पहले वाले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था। और दैनिक ज्वार भाटा जो होता है, इसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है, इसका भी कारण क्या है? तो यह पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही होता है। यानी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो है मुख्य कार्य क्या होता है वो देख लेते हैं कि दिन और रात होते हैं, और यह अक्ष पर 13.5 डिग्री का झुकाव है अक्ष पर, जिसके कारण क्या होता है? तो कहीं पर 24 घंटे का दिन, कहीं पर 24 घंटे का रात भी देखने को मिलता है। इसके अलावा पवन और समुद्र धाराओं में विक्षेपण का कारण भी बनता है तथा दैनिक ज्वार भाटा की स्थिति में परिवर्तन लाने का भी काम करता है। और यह जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर को पूरा करती है, जिसे हम लगभग 24 घंटे मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं परिक्रमण गति की। परिक्रमण गति को समझने के लिए जो है एक नया डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि यह हमारा सूर्य है, जिसके की चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। यह सन है और पृथ्वी जो इसकी चक्कर लगाती है, यह चारों तरफ परिक्रमण करती है। यह चारों तरफ परिक्रमण करती है और इस परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? तो अर्थ है। यह चारों दिशा में चक्कर लगाएगी। यह सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। और यह एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेते हैं। पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है सूर्य का, जिसे कि हम परिक्रमण गति भी कहते हैं, यह एक गति को पूरा करने में, एक चक्कर को पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेता है। और यही एक कारण है कि हर 4 वर्ष में जो है 366 दिन हो जाता है, जिसे कि हम लीप ईयर या फिर लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। क्योंकि 365 दिन और 6 घंटे का जो यह वार्षिक गति होता है, यह 6 घंटे 4 वर्ष में मिलकर 6 वर्ष करके अगर 4 वर्ष मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा? 24 घंटे का हो जाएगा। और यहाँ पर एक दिन की बढ़ोतरी होगी और 4 वर्ष में एक वर्ष क्या होगा? वह 366 दिन का होगा, जिसे कि हम लीप वर्ष भी कहते हैं। इसे हम लीप वर्ष के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर फरवरी माह जो है यह 29 दिन का होता है। फरवरी माह 29 दिन का होता है, जो कि आप कैलेंडर में अक्सर देखते होंगे। इसके बाद बात करते हैं जो परिक्रमण गति है, इसे हम वार्षिक गति भी कहते हैं। और वार्षिक गति कहने का कारण क्या है? क्योंकि इसी परिक्रमण गति के कारण जो वर्ष बनते हैं, जो साल बनते हैं, वर्ष बनते हैं, वह किस गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वार्षिक गति भी कहते हैं। और इसी परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण क्या होता है? तो ऋतु परिवर्तन होता है। परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। जो भी मौसम बदलते रहती है, उन सारे मौसम बदलने का कारण क्या है? वो है परिक्रमण गति। यानी ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो वह है परिक्रमण गति। इसके बाद हम बात करते हैं जो यह परिक्रमण गति, इसके तहत क्या होता है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो कि अभी हमने देख लिया। और यह चक्कर कहां पर लगाती है? तो भू कक्षा में। यानी पृथ्वी अपने कक्षा में जो है चक्कर लगाती है, और इसी कक्षा को हम क्या कहते हैं? तो भू कक्षा भी कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। अब बात करते हैं अगर हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है यह हमेशा बदलते ही रहती है। लेकिन अगर इसकी औसत दूरी की हम बात करेंगे तो यह 14,97,95,900 किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अगर औसत दूरी की हम बात करेंगे तो 14,97,95,900 किलोमीटर है, जिसे कि हम 14.98 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं। और पृथ्वी की तो यह औसत दूरी हो गई, लेकिन पृथ्वी की कभी दूरी कम भी होती है सूर्य से, तो कभी ज्यादा भी होती है। अगर पृथ्वी की दूरी की अगर हम बात करें सूर्य से, तो सबसे ज्यादा दूर जब होती है उस स्थिति को हम कहते हैं अपसोड की स्थिति। यानी जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर हो तो उस स्थिति को हम अपसोड की स्थिति कहते हैं, जो कि 4 जुलाई को होता है। यह 4 जुलाई को होता है। और पृथ्वी जो है सूर्य के जो सबसे नजदीक रहती है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं उपसोड की स्थिति।
इसे हम कहते हैं उपसौर की स्थिति, और यह होता है 3 जनवरी को। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे कम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को, जिसे कि हम उपसौर भी कहते हैं। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो है सबसे ज्यादा दूरी होती है 4 जुलाई को, जिसे कि हम अपसौर कहते हैं। अगर हम इसके दूरी की बात करेंगे तो यहाँ पर अपसौर की स्थिति में जो है यह 15.2 करोड़ किलोमीटर, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे ज्यादा दूरी की अगर हम बात करेंगे तो वह 15.2 करोड़ किलोमीटर की होती है, जो कि अपसौर की स्थिति में है। और अगर हम सबसे कम दूरी की बात करें तो यहाँ पर 14.70 करोड़ किलोमीटर होगा, जो कि उपसौर की स्थिति है। यह एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि पृथ्वी का अपसौर और उपसौर स्थिति क्या है, या फिर अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर होती है, तो यह 15.2 करोड़ किलोमीटर पर, और इस स्थिति में पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है। और अगर बात करें पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक की दूरी की, तो वह उपसौर स्थिति जो कि 3 जनवरी का है, और यहाँ पर 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। यह पृथ्वी की दूरी हो गई सूर्य से, और अगर औसत की बात करेंगे तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं दिन रात का छोटा बड़ा बढ़ना। यह दिन रात का छोटा बड़ा कैसे बनता है और ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, इसको जो है हम अलग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसका नोट्स अच्छे से बना पाएं। चलिए दोस्तों, तो अब हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे ऋतु परिवर्तन के बारे में मौसम संबंधी जानकारियों को। और इस डायग्राम को समझने से पहले एक और हम डायग्राम को देख लेते हैं कि यह सूर्य बीच में है और इसके चारों ओर जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो यह जो पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे हम परिक्रमण गति कहते हैं, तो यह पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और साथ ही साथ जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है। और पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण जो है सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर कभी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, तो कभी कर्क रेखा पर जो है सीधी पड़ती है, और कभी मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। ऐसा सिचुएशन अक्सर होते ही रहता है। और इससे हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, इससे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य की रोशनी जो है यह लंबवत कभी चमकती है कर्क रेखा पर, कभी मकर रेखा पर, कभी विषुवत रेखा पर। उनको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और साथ ही साथ यहाँ मैंने कुछ डेट को लिखा हुआ है, जो कि आपको याद रख लेना है। इसके माध्यम से भी हम समझते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूर्य की लंबवत चमकने की जो स्थिति है। अगर सूर्य की लंबवत चमकने की स्थिति की हम बात करें, पहला डेट है 21 जून का। 21 जून में क्या होता है, तो सूर्य की रोशनी जो है यह डायरेक्ट पड़ती है कहां पर, तो कर्क रेखा पर। इसलिए इसे हम कह सकते हैं सूर्य की लंबवत चमकने की स्थिति जो है यहाँ किस पर होगी, तो यह कर्क रेखा पर होगी। और जब सिचुएशन ऐसा होगा कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करेगी, और कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि पृथ्वी है परिक्रमण करते करते पृथ्वी पर जो कर्क रेखा का भाग है, क्षेत्र है, यह जो है सूर्य के सामने आ जाता है और सूर्य की सीधी रोशनी जो है कर्क रेखा पर पड़ती है। और यानी 21 जून को जो है सूर्य की स्थिति जो होती है वह कहां पर होती है, तो यह कर्क रेखा पर होती है। 21 जून को सूर्य की स्थिति होती है कर्क रेखा पर। और जब कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति होगी तो वह क्या होगा, क्या परिवर्तन उस दिन होगा, वह देखते हैं। तो 21 जून को जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होगी, इस स्थिति को जो है ग्रीष्म आयनांत या फिर कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। जब पृथ्वी के कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ग्रीष्म आयनांत बोलते हैं, कर्क संक्रांति भी कहते हैं। और इस तिथि को यानी 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कभी कभी हम यह देखते हैं कि दिन काफी बड़ा होने लगता है, कभी कभी रातें बहुत लंबी होने लगती है। तो यह अक्सर हम लोग सोचते हैं कि आखिर कभी कभी दिन बड़ा दिन छोटा, रात लंबी रात छोटी, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसका कारण जो है यह है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करना। और इस सिचुएशन में यानी 21 जून के तारीख में जो है यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा से ऊपर के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा से नीचे के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रातें होती है। 21 जून के दिन में क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है
कि किस तारीख को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन करता है, तो वो है 21 जून का। इसके अलावा आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त आप देख सकते हैं, आर्कटिक वृत्त ऊपर की ओर है, नॉर्थ पोल में 66.5 डिग्री नॉर्थ में, 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक वृत्त है। तो आर्कटिक वृत्त पर जो है 24 घंटे का दिन होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 24 घंटे का दिन होगा। और क्यों होगा, तो यह जो है इससे पुराने वाले डायग्राम के माध्यम से समझ लिए हैं। इसका मुख्य कारण जो है वह है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमा। तो इसके कारण क्या होता है, तो आर्कटिक वृत्त जो है यहाँ पर 24 घंटे का दिन होता है, यानी 66.5 डिग्री पर यहाँ पर 24 घंटे का दिन होता है और 24 घंटे यानी सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकते रहता है। और नॉर्वे की हम बात कर लेते हैं कि यहीं पर एक देश है नॉर्वे, आर्कटिक वृत्त पर ही एक देश है नॉर्वे, और इस नॉर्वे को जो है मध्य रात्रि में सूर्य वाला देश कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर 24 घंटे जो है सूर्य चमकता ही रहता है और मध्य रात्रि में जो है सूर्य काफी चमकता है, इसलिए इस देश को यानी नॉर्वे को जो है मध्य रात्रि में सूर्य वाला देश भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी देश हैं जो कि आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र में आते हैं, उसमें से अलास्का, रूस, कनाडा, इसके अलावा और भी सारे देश हैं। अब हम बात करते हैं अगली तारीख की, वह है 21 मार्च। 21 मार्च को जो है हम वसंत विषुव के नाम से जानते हैं। 21 मार्च को हम वसंत विषुव के नाम से जानते हैं और इस तारीख को जो है सूर्य की रोशनी जो है यह डायरेक्ट पड़ती है विषुवत रेखा पर, यानी विषुवत रेखा पर यह लंबवत चमकती है। इसके कारण क्या होता है, तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। तो यह तारीख कौन सा है, 21 मार्च का, जिसे हम वसंत विषुव कहते हैं। और इस तारीख को सूर्य की जो रोशनी डायरेक्ट पड़ती है वह विषुवत रेखा पर पड़ती है और यहाँ पर विषुवत रेखा पर जो है सूर्य लंबवत चमकती है। इसके बाद बात करते हैं अगली तारीख जो है 23 सितंबर, यह शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। और इस तारीख को भी जो है सूर्य जो है यह विषुवत रेखा पर ही रहती है और यहाँ पर विषुवत रेखा पर यह लंबवत चमकती है। और यह दोनों तारीख यानी 21 मार्च और 23 सितंबर, यह दोनों ऐसी तारीख है जिस तारीख को की पूरी पृथ्वी पर जो है दिन और रात बराबर होती है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। इसके बाद अगला तारीख है 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर में जिसे कि हम शीत अयनांत या मकर संक्रांति भी कहते हैं। 22 दिसंबर को हम लोग शीत अयनांत या फिर मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस तारीख को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, तो 22 दिसंबर को। और जब यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा तो यानी सबसे छोटी रातें होंगी। इसके अलावा अंटार्कटिक वृत्त पर जो है 24 घंटे का दिन होता है। अंटार्कटिक वृत्त आप देख सकते हैं 66.5 डिग्री साउथ में दक्षिण की ओर जो है यह अंटार्कटिक वृत्त है। यानी यहाँ पर क्या होगा, सूर्य की रोशनी जो है लंबवत चमकेगी और यहाँ पर 24 घंटे का जो है दिन होगा। और इसके कारणों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो अगर 66.5 डिग्री साउथ में 24 घंटे का दिन होगा तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो है 24 घंटे का रात होगा। फिर अगर 66.5 डिग्री नॉर्थ में यहाँ पर 24 घंटे का जो है दिन होगा तो 66.5 डिग्री साउथ में यहाँ 24 घंटे का रात होगा। और यह जो 6 महीने का अंतराल देखने को मिलता है 24 घंटे के दिन और रात में 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ में, जिसे कि हम अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। तो यह कुछ प्रमुख तिथि है जिसे कि आपको समझना है और याद रखना है। और ऋतु परिवर्तन के जो मुख्य कारण है वो दो ही हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण। अब हम कह सकते हैं कि सूर्य जो कि पहले तो वह कर्क रेखा पर पहुंचा कब, 21 जून को, जो कि हमने यहाँ पर डेट देख लिया है 21 जून को कहां पर है, तो कर्क रेखा पर। और 21 जून के बाद जो है यह फिर दक्षिण की ओर आना शुरू कर देता है। और दक्षिण की ओर आते आते जो है एक समय आता है जो कि है 23 सितंबर का। और 23 सितंबर को यह विषुवत रेखा पर पहुंचता है और 23 सितंबर के दिन क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। इसके बाद 23 सितंबर से फिर आगे की ओर बढ़ता है दक्षिण की ओर और यहाँ पूरा दक्षिण की ओर यानी मकर रेखा पर पहुंचते पहुंचते जो है वह तारीख होता है 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर को यह मकर रेखा पर सूर्य पहुंच जाता है और इस तिथि को जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। लेकिन इसी सिचुएशन में यहाँ अगर हम विपरीत देखें 22 दिसंबर को अगर हम कर्क रेखा के पास देखेंगे तो यहाँ पर जो है दिन काफी छोटा होगा और रातें लंबी होगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो यहाँ पर तिरछी पहुंचेगी, सीधी नहीं पहुंच पाएगी। इसके बाद बात करते हैं हमारा अगला तारीख है वो है 21 मार्च का। 21 मार्च को जो है
सूर्य की रोशनी जो है फिर लंबवत कहां पर चमकेगी, तो वह विषुवत रेखा पर, और यहां से फिर वह क्या होगा, उत्तर की ओर जाना शुरू करेगा। यानी 2 बार विषुवत रेखा पर, 1 बार कर्क रेखा पर और 1 बार मकर रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है। और इसी तारीख को जो है हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे 21 जून कर्क रेखा पर चमकने वाले तारीख को हम कहते हैं ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति। और हम यानी हमारा भारत जो है वह इसी कर्क रेखा के बीच में है, इसलिए हमारे यहाँ पर जो है 21 जून को सर्वाधिक गर्मी होती है। और 21 जून को जो है यहाँ पर सबसे बड़ा दिन हमें देखने को मिलता है। और इसी तारीख की अगर हम बात करें दक्षिण गोलार्ध में, तो यहाँ पर सबसे छोटी दिन और सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात देखने को मिलती है। और जो यह कर्क रेखा यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, यह भी आपको याद रखना है। और इस कर्क रेखा के पास सबसे नजदीक का जो राजधानी बसा हुआ है वो है झारखंड की राजधानी रांची, जहां पर की सबसे अत्यधिक गर्मी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं 21 मार्च की। यह वसंत विषुव और 23 सितंबर शरद विषुव, इन दोनों तारीख को जो है सूर्य कहां पर लंबवत चमकती है, तो विषुवत रेखा पर, जिससे कि इन दोनों तारीख को पूरे विश्व में यानी पूरी पृथ्वी पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं। इसके अलावा 22 दिसंबर जब सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है कहां पर, मकर रेखा पर, यानी मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। और इस तिथि को जो दक्षिण गोलार्ध है यहाँ पर गर्मी होता है, और हमारे उत्तरी गोलार्ध में यानी हमारे हमारे बिहार का जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या होता है, तो हम देखते ही हैं कि यहाँ पर ठंडी का मौसम होता है। तो यह कर्क रेखा जो है यह भारत को 2 भागों में काटती है। यह भी आप याद रखिएगा कि भारत के बीचों बीच जो है गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। इसलिए जो है यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध में यानी हमारे भारतीय क्षेत्र में क्या होगा, 21 जून को सर्वाधिक लंबा दिन होगा और 22 दिसंबर को जो है दक्षिण गोलार्ध में सर्वाधिक लंबा दिन होगा। तो यह जो है पृथ्वी की गतियां और ऋतु परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखना है। और एग्जाम की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा तथा कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।